सबसे बड़ा डर यही रहता है भाई कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल ना डल जाए गलती से दूसरे देश में, या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल ना डल जाए दूसरे देश में, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी। महिंद्रा का सर्विस सेंटर भी नहीं है यहाँ पे, तो कौन ठीक करेगा भाई अब इसको। इसलिए भाई कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना है हमेशा। अब मान लो गलती से हमारी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डल गया, तो भाई अब कौन है यहाँ पे, ना महिंद्रा का सर्विस सेंटर ना कुछ, तो कौन निकालेगा वो पेट्रोल वापस बाहर। अब यहीं पे खड़ी करके जानी पड़ेगी गाड़ी उस हिसाब से, ना हमारी ट्रिप होगी आगे। तो एक छोटी गलती क्या क्या कर सकती है आप देख ही सकते हो। दूसरी चीज, एक वो छोटा सा कट छूट गया भाई, उसके लिए हमें टोटल 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। और यहाँ पे डीजल इतना महंगा है कि 100 किलोमीटर का मतलब है भाई 1100 रुपए का डीजल वेस्ट करा है हमने, सिर्फ एक छोटे से कट की वजह से। मैं तो सोया पड़ा था, अभिषेक चला रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया, फोन में मैप खुला नहीं होगा, उसे लगा होगा सीधा सीधा हाईवे पे ही है, बट हाईवे पे नहीं था, एक कट लेना था। अब वो कट की वजह से 1100 रुपए का नुकसान हो गया। डीजल भरवाते और सुसु करने जाऊंगा फिर मैं भाई, बड़ी तेज प्रेशर बन रहा है। आपके साथ भी होता है क्या, जब सो के उठते कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बन जाता है सुसु का? बिल्कुल ही खाली टैंक है, 40 की रेंज दिखा रहा है क्योंकि, और भाई इसका एडब्ल्यू भी 60% पे आ गया, तो ये भी डलवाना है। यहाँ पे आराम से मिल जाता है ये DF लिक्विड, वहाँ ईरान में नहीं मिल रहा था। अरे ये क्या हो गया, ये क्या लग गया भाई वाइट वाइट सा अजीब सा, कुछ सूख गया क्या ये? चलो अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इस्तांबुल में करवा लूँगा चेंज, अभी फ़िलहाल डीजल डालते हैं। और सर्विस की बात करूँ तो भाई इसकी अभी ना सर्विस होएगी 11,000 किलोमीटर पे, और अभी हम टोटल चला चुके हैं उसको लगभग 6,000 किलोमीटर, क्योंकि मुंबई में भी चली थी, फिर ईरान भी चली, टर्की में भी। तो 5-6 हज़ार किलोमीटर और चलाने के बाद यूरोप में इसकी फर्स्ट सर्विस करवाएंगे, और एक लौती वही सर्विस होएगी बस, उसके अलावा कोई सर्विस नहीं होनी, सीधा फिर इंडिया जाके होएगी। क्योंकि फर्स्ट चेकअप वाली सर्विस इंडिया में हो गई थी जो 1000 किलोमीटर पे होती है, उसके बाद सेकंड सर्विस होती है मेजर सर्विस, जो फर्स्ट सर्विस भी कहते हैं, वो मैं पहले ही करवा ली थी, जबकि वो होती है 10,000 किलोमीटर पे, बट मैंने करवा ली थी शायद से 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे, क्योंकि ट्रिप के लिए निकलना था ना। इसलिए सर्विस सेंटर वालों ने कहा था अब इस सर्विस के बाद सीधा 15,000 किलोमीटर पे करवाना, जब गाड़ी की रीडिंग 15,000 हो जाएगी, यानी कि टोटल 11,000 किलोमीटर के बाद। तो इसलिए अब एक ही बार सर्विस करवानी पड़ेगी हमें इस ट्रिप के दौरान, फिर दूसरी बार सीधा अपने गुड़गांव जाके। और 23 लीरा का मतलब है 90 या 92 रुपीज़ पर लीटर डीजल मिल रहा है। पेट्रोल का रेट भी सेम ही है, 2-3 रुपये सस्ता है बस। और गैस वाले स्टेशन का कलर ही अलग है, गैस के नाम से देखो ब्लू कलर का। ये कितने का, एक मिनट देखूं, अरे CNG नहीं LPG लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये भाई साहब का ट्रैक्टर है जिसके पीछे ट्रॉली लटका लेंगे ये अपनी, और फिर ले जाएंगे मस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है गैस का रेट 11.31, वही 1 लीरा में लगभग इंडिया के 3.7 रुपीज़ है, तो वही 40 रुपये के आसपास की हो गई ना 1 किलो गैस। ठीक है भाई, अपने इंडिया में CNG के रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहाँ पहले 45-50 रुपये किलो हुआ करती थी, अब वो भी 80 रुपये हो गई है। यहाँ पे भरना शुरू हो गया है, मेरे हिसाब से 45-40 लीटर तो आएगा कम से कम, फुल हो जाएगा तो मस्त एकदम रेंज मिल जाएगी अपनी गाड़ी को 500-600 किलोमीटर की। और ये जो पेट्रोल ऑफिसी लिखा है ना, ये ब्रांड का नाम है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, वैसे ही यहाँ का एक ब्रांड है ये। तो LPG गैस ही है ये। और यहाँ की गाड़ियों में सिलेंडर के जो नोजल है वो देखो कितना नीचे की साइड में होता है, हमारा तो पेट्रोल के वहाँ पे या फिर आगे बोनेट पे होता है, बट यहाँ पे देखो नीचे की तरफ है। और ये गाड़ी कौन सी है, Hyundai की गाड़ी है। वो बाइक दिखी टर्की में, वो भी भाई साहब कौन सी है, मोटरान। हेलो, हाउ आर यू? Merhaba. मरहबा। Nasılsın? गुड। İyi misin? हिंदुस्तान। Hindistan nasıl? Yes. İnşallah. 50 lira. पेट्रोल, Benzin. बेंजीन, यस पेट्रोल मतलब। वैसे बाइक पे तो भाई पेट्रोल ही डलेगा, डीजल थोड़ी डलेगा। एकदम से हवा आती है ना, ऐसे कपकपी सी छड़ जाती है भाई साहब ठंड की। ओ भाई साहब, टोटल 52 लीटर के भी ऊपर आ गया, 1204 लीरा, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये का ही हो गया। कार्ड से ही पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे। अब तो मेरा चल रहा है FI वाला कार्ड, चल तो कल भी रहा था, बैलेंस नहीं था, मुझे लगा बैलेंस है 40,000, बट जब मैंने रिफ्रेश करा तो 2,000 ही बैलेंस था, इसलिए कल पेमेंट नहीं हो पा रही थी कहीं भी। बट आज भी मैंने होटल में किया तो चल गया था मस्त। तो इस तरह की इनकी मशीन होती है, इसमें से पर्ची निकल जाती है कितने का डला है, फिर वो पर्ची के थ्रू हमें पे करना है। लो जी, हो गई है पेमेंट, वेरी गुड। अब पूरे टर्की में मस्त अपना कार्ड चलेगा। चलो जी चलो, निकलते हैं, फटाफट खींचना पड़ेगा, अंधेरा होने से पहले पहुँचना है। ऊपर से भाई कैपेडोकिया ना एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो ऐसा ना हो कि होटल ही ना मिले ज़्यादा लेट पहुँचने पे, इसलिए जल्दी जल्दी खींच देते हैं। अरे रुको, पहले मैं सुस्सू हो जाऊँ भाई, बहुत तेज़ आ रहा है। कैसे पीछे बने हुए भाई देखना, एक इंग्लिश सीट है यहाँ पे और एक हिंदी सीट है। वॉशरूम तो चलो भाई साफ़ सुथरे थे, ये अच्छी बात है। और एक यार मेरी ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी किसी तरह, फिर देखना भाई ट्रैवलिंग में आग लगा दूँ मैं तो। खुद चलाऊँ ना गाड़ी तो फील नहीं होता कुछ भी, चाहे पहाड़ हो चाहे नॉर्मल रास्ते हो, लेकिन कोई और चला रहा और फिर बैठा हूँ ना भाई, पूरा उल्टी वाला मन हो जाता है। तो इसलिए अब चलाते हैं। 264 किलोमीटर दिखा रहा है, 3 घंटे, वही 2.5 घंटे में हो जाएगा कवर।
ये राइड में देखो भाई ट्रेनें खड़ी है यहाँ की, मालगाड़ी जिसमें सामान लोड हो रहा है, और 3-4 पटरी है यहाँ पे, शायद से कोई स्टेशन है ये सामने भाई सीधा सीधा सिवास सिटी आ जाएगी। और यहाँ से हमें ये वाला कट लेना था जो लेफ्ट मुड़ेगा। अब यहाँ से हाईवे से एग्जिट लेना पड़ेगा और फिर घूम के उधर जाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा तो सिवास सिटी है। ये ऊपर से पुल जा रहा है, इसके नीचे से निकलते ही हमने ले लिया है अपना लेफ्ट कट, बट उस वाले रोड से राइट कट पड़ता है ये वाला। तो अब हम सही रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर ना पता चल जाता है कि इसी हाईवे पे हमें कितने किलोमीटर तक रहना है, तो 152 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो अब इसमें मैं क्या है टेंशन फ्री हो सकता हूँ, मैप ना भी देखूँ 150 किलोमीटर तक तो कहीं भी राइट लेफ्ट कट लेना ही नहीं है। बट अगर यहाँ पे छोटा डिस्टेंस दिखाए तब फिर ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ लेफ्ट कट लेना है या राइट कट लेना है। अब तो सीधा सीधा हाईवे चलता रहेगा बस। टर्की ना वर्ल्ड की 37th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के मामले में। नंबर 1 पे तो आपको पता ही है रशिया है भाई, कितना बड़ा है, मतलब आप मैप में भी देखोगे ना। खैर उसकी बात तो छोड़ो, टर्की जैसे कि मैंने बताया 37th लार्जेस्ट कंट्री है एंड इसके अंदर ना भाई टोटल 81 प्रोविंसेस है। प्रोविंसेस एग्जांपल के लिए बताऊं तो जैसे अपने इंडिया में स्टेट होते हैं ना, वैसे ही आप समझ लो, वैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, बट एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो। तो उसी तरह से 81 प्रोविंसेस है यहाँ टर्की में एंड उन प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऐसे सिटी विलेजेस बटे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में हरियाणा एक स्टेट है और उसका एक डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव, या सिटी भी गुड़गांव ही है। उसी तरह से भाई टर्की में एर्जिनकैन करके एक प्रोविंस है जहाँ पे हम रुके थे एंड उसकी कैपिटल सिटी या डिस्ट्रिक्ट भी एर्जिनकैन ही है। सेम कॉन्सेप्ट ईरान में भी था, वहाँ पे भी काफी सारे प्रोविंसेस थे एंड उन सब प्रोविंसेस की अलग अलग कैपिटल सिटी होती है। तो ये हाईवे में जितने भी गाँव आ रहे हैं या फिर सिटीज आ रही है ना, ये भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है एंड ये सबके सब लाई करते हैं प्रोविंसेस के अंदर। टर्की के जो हाईवेज है ना, यहाँ पे स्पीड लिमिट अराउंड 100 के आसपास रहती है और जो एक्सप्रेस वे होते हैं ना उनकी 120 की है। ये सारी लिमिट्स किलोमीटर में है ना कि माइल्स में, क्योंकि माइल्स आएगा यूरोप और यूके में। एंड अभी हम जिस रास्ते पे है ये हाईवे है यहाँ का, ना कि के एक एक्सप्रेस वे। तो जैसे इस तरह के कोई टर्न आते हैं ना, स्पीड लिमिट जो है वो 100 से गिर के कभी 90, कभी 70, कभी 60 पे भी गिर जाती है और उसका ना बोर्ड पहले ही आ जाएगा। जैसे अभी देखो ये वाला बोर्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 70 की है स्पीड लिमिट, क्योंकि आगे एक टर्न आ रहा है। तो टर्न से पहले ही ये बता देगा कि इतनी स्पीड कर लो, रूल्स के अकॉर्डिंग भी वही है। अब वापस से स्ट्रेट रोड आ गई तो वही 100 की जो है लिमिट सेट हो गई है। तो हम आराम से 105, 110 तक भी चला सकते हैं, क्योंकि 5-10 पे कोई चलान नहीं होता ऊपर। जितनी भी कंट्रीज के ये स्पीड कैमराज होंगे ना, उससे तो हमारा ऑटोमेटिक चलान तो कट नहीं पाएगा, क्योंकि नंबर प्लेट यहाँ की नहीं है, इंडिया की है। बट जो स्पीड गन वाले कैमरा होते हैं ना, जो पुलिस वाले अपनी उसमें पीसीआर में लगा के घूम रहे होते हैं या फिर खड़े होते हैं, उसमें अगर हमारी स्पीड ओवर स्पीड दिख गई तो फिर जो है चलान होगा और वो पुलिस वाले ही रोक के करेंगे। एक चीज और, जैसे इन हाईवेज पे कोई भी सिटी या गांव आता है ना, तो उससे पहले एक बोर्ड लगा हुआ आ जाएगा कि सामने सिटी आ रही है। तो ये बोर्ड देखते ही समझ जाना भाई की स्पीड लिमिट जो है ना वो सीधा की सीधा 50 पे गिर जाएगी। जैसे अभी एक ये सिटी आ रही है टटीली करके, तो इस पूरे सिटी का एरिया जितना भी है ना, वहां पर हमें हाईवे पे भी स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर की रखनी है, उससे ऊपर नहीं करना। जैसी हाईवे पे ये सिटीज आती है ना भाई, कहीं से भी यू टर्न निकल सकता है, कहीं से भी राइट टर्न निकल सकता है, तो इसलिए स्पीड लिमिट कम रखी हुई है यहाँ पे। अब वही बात है, देखो स्पीड कैमरा से तो चलान नहीं होगा, बट इन सिटीज में अगर कोई पुलिस वाला खड़ा होगा और हम ओवर स्पीड कर रहे हैं, तब वो हमारा रोक के चलान कर सकता है। फिर एक बार जैसे ही सिटी खत्म हो जाएगी, ये वाला बोर्ड आ जाएगा कि सिटी एंड हो चुकी है, उसके बाद जो है वापस से स्पीड लिमिट वही 90 या 100 की आप चला सकते हो। अभी ये राइट और लेफ्ट साइड में दोनों जगह ना खेत चल रहे हैं, तो यहाँ पे काफी बार ना ऐसे गायें बकरियां चारा चल रही होती है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रॉपर ना बोर्ड लगा रखे कि जानवर भी ना यहाँ से निकल सकते हैं, तो धीरे चलाओ थोड़ा। हालांकि मैंने एक बार भी देखा नहीं है पिछले 3 दिन में यहाँ रोड पे कोई भी जानवर, ना ईरान में देखा था ना यहाँ पे देखा था। होते भी है तो सारे के सारे वहीं घास चल रहे होते हैं और उनके साथ उनका जो मालिक होता है वो प्रॉपर भाई ध्यान रख रहा होता है कि रोड पे ना जाए कोई भी, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि यार बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ना जानवरों की वजह से हाईवेज पे बहुत सारे एक्सीडेंट और मौतें होती है। तो ईरान और टर्की में ये चीज़ चलो अच्छी है कि प्रॉपर ना रेलिंग लगा रखी है राइट साइड में कि जानवर आ ही ना पाए हाईवे पे, और अगर रेलिंग नहीं भी है ना तब भी उनके जो मालिक है वो प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि ना जाए कोई भी जानवर। यहाँ पे ना
ये अच्छी चीज़ है, लोग लेन ड्राइविंग को अच्छे से फॉलो करते हैं और आगे वाली गाड़ी से ना प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल चिपका के रख रहे हैं। एंड यहीं पे भाई देख लो, टर्की में अपने 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं स्कॉर्पियो एन के। एग्जैक्ट बताऊँ तो 1029। तो वाह यार, पता भी नहीं चला, 2 दिन में हमने लगभग 1000 किलोमीटर चला ली गाड़ी। पूरे टर्की को क्रॉस करने के लिए हमें टोटल 3500 या 3000 के आसपास चलानी है गाड़ी, और उसमें से 1000 और हो भी गए, यानी कि 1/3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं टर्की का अपनी ट्रिप के अकॉर्डिंग। तो अभी ये जो राइट से रास्ता जा रहा है ये अंकारा की तरफ जा रहा है और हमें जाना है भाई स्ट्रेट यहाँ से बिल्कुल। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे ना सबसे बढ़िया व्यू दिखता है जब सूरज हल्का सा डाउन हो जाता है ना, ऐसे मतलब धूप सी नहीं पड़ती, तो पूरा लैंडस्केप का रंग ही बदल जाता है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, फोन में आंखों से देखने में तो और खूबसूरत लग रहा है। कैपाडोकिया भाई सिर्फ 55 किलोमीटर रह गया है। एक चीज और भाई, पूरे रास्ते में ना कहीं पे भी कैपाडोकिया के नाम से कोई बोर्ड ही नहीं आया कि है नहीं है, एग्जिस्ट करता है, कितने किलोमीटर है। तो मुझे लग रहा है ऐसा ना कि टर्की में कैपाडोकिया का नाम कुछ और है, तो इसलिए ना गूगल मैप पे तो कैपाडोकिया दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी साइन बोर्ड नहीं है। अब देखो है इसी रोड पे ही, जबकि फिर भी यहाँ पे कहीं पे भी कैपाडोकिया लिखा नहीं आया। ये देखो एडाना होगा या तो निगडे होगा या तो पता नहीं, वहीं जाके बताऊंगा। गाड़ियों और ट्रकों का शोरूम देखो कितना बड़ा है, स्केनिया का। ओ भाई साहब, वोल्वो का भी बहुत बड़ा शोरूम है। यहाँ पे वही है, ट्रक और बसेस ही बिकती होंगी ज्यादा। एंड इस हाईवे को भाई हमें अब टाटा बाय बाय कर देना है, क्योंकि राइट टर्न जो है इधर लेना है। देखो इस बोर्ड पे भी कहीं नहीं लिखा कैपाडोकिया, तो इसमें दिखा रहा है गूगल मैप में कि 400 मीटर पे राइट मुड़ना है हमें, और ये जो ऊपर की तरफ रोड जा रही है ना, इस पे चढ़ाना होगा। देखो कहीं नहीं लिखा, कितने बोर्ड देख लो आप, एक जगह भी कैपाडोकिया लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो अब ये 3 लिखे हैं ना, मेरे को तो लग रहा है नव शहर लिखा है ना, इसी को कैपाडोकिया बोलते होंगे। 44 किलोमीटर रह गया है, तो सामने ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, बस इन्हीं के आसपास कहीं जाना है। बट बहुत ही ज्यादा ना भाई स्ट्रेंज बात है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कैपाडोकिया के नाम से जानता है, इतना फेमस सिटी है ये, लोग कहाँ से आते हैं। हॉट एयर बलून यहाँ का बहुत फेमस है, स्टिल कहीं पे भी बोर्ड पे नाम ही नहीं है कैपाडोकिया। बाकी ये सामने पहाड़ प्रॉपर शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कैपाडोकिया भी ना बिल्कुल ऐसे माउंटेन्स के बीच में ही है। वो रहा भाई सामने कैपाडोकिया, एवनोस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये शायद से ये वाला एरिया एवनोस होगा। और सामने इतना बड़ा शहर, हुए चट्टाने देख रहे हो, ये चट्टानों की वजह से ही फेमस है काफी ज्यादा। बलून्स भी ना वहाँ पे उड़ते हैं, शायद एक उड़ भी रहा, नहीं उड़ नहीं रहा, अभी सुबह के टाइम ही उड़ते हैं खाली, अर्ली मॉर्निंग। तो उन चट्टानों के वहाँ कहीं पे उड़ाए जाते हैं। हम भी जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। अब हुआ है भाई मेन शहर शुरू, वो पहले दूसरा शहर था, यहाँ से शुरुआत है। और सामने आप देख ही रहे हो कैसी चट्टाने हैं भाई, नुकीली नुकीली। इस शहर में ना काफी सारे आपको केव होटल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेमस भी है। और कैपाडोकिया के आसपास कहीं ना 3-4 गाँव है जहाँ पे भाई अंडरग्राउंड ना टनल्स बनी हुई है, और सिटीज थी कुछ साल पहले, वहाँ पे लोग रहा करते थे भाई साहब। पूरे कैफे तो तगड़े ही है, और साइकिल एटीवी राइड सब हो रही है भाई यहाँ तो। मस्त 4 दिन रहेंगे और सब कुछ ट्राई करेंगे। इंडियंस भी मिलेंगे बहुत सारे, एंड इसी रीजन की वजह से यहाँ पे भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, जहाँ की हमने डायरेक्ट लोकेशन डाली है, नमस्ते इंडिया के नाम से। तो पहले पेट पूजा ही की जाए जाके। चलो जी, अपने को मिल गई पार्किंग, एंड सामने रहा नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट। सुबह से बस ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है भाई, बहुत तेज भूख लग रही है भाई। सब सही में ना यूनिक सी ही सिटी लग रही है, मतलब कहाँ पे चट्टानों के बीच में बनाया हुआ है। तो जो नाउ 1 घंटे की है भाई, 20 लीटर। वहाँ पे इंडिया गेट रेस्टोरेंट है, और 2 दुकान छोड़ के ही नमस्ते इंडिया, बट इसके रिव्यू ज्यादा अच्छे थे, तो इसलिए सीधा हम यहीं पे आए। एंड वही पार्किंग का यहाँ पे भी यही सिस्टम है, रोड के लेफ्ट एंड राइट साइड में लगती है। और ये रही भाई एक और ऑडी की Q7, मैं कह रहा हूँ ना ऑडी की बहुत गाड़ी है यहाँ पे भाई। बाकी टोयोटा भी है यहाँ। कहाँ से हो इंडिया में आप? उत्तराखंड से। मैं गुड़गांव से, दिल्ली से। गुड़गांव। हाँ, मैं लक्ष्मी नगर में बहुत रहा हूँ, गुड़गांव में भी रहा हूँ, हुड्डा सिटी में। अच्छा, हाँ, मैं हुड्डा सिटी के पास ही है। क्या बात कर रहे हो? हमने वहाँ पे एक ओवर छोड़ा था पिज़्ज़ा करके। हाँ, सही है। इंटीरियर तो भाई पूरा इंडियन है। ये देखो अमिताभ बच्चन, ओहो क्या बात है। इधर भी काफ़ी मूवीज़ के पोस्टर लगे हुए, पीके वगैरह। एंड ये भाई इनका मेन्यू है, जो पहली नज़र में देखने में काफ़ी महंगा लग रहा है। पनीर मखनी 170 लीरा, यानी कि अराउंड भाई 700 रुपये के आस। तो भाई इंडियन खाना ईरान में ही सस्ता था, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इंडियन खाना बहुत महंगा होता जाएगा। तो वो ये अभी हम 4 दिन रुकना है, तो एक ही दिन मैं खाऊंगा, 1 या 2 दिन इंडियन, बाकी फिर लोकल फूड ही करेंगे, वरना तो पैसे लूट जाएंगे बहुत बुरी तरह। शुक्र है भाई यहाँ पे नॉर्मल रोटी है, वरना हर जगह बटर नान मिल रहा था। और कितने की पड़ी है? 72 रुपीज़ की लगभग एक रोटी। लो भाई आ गया है खाना, हालांकि क्वांटिटी कम है, बट पूरे रंगत और मसाले ना इंडिया वाले ही है, सेम टू सेम। एंड यहाँ पे एक हमने नान लिया है, बाकी रोटी ले ली आटे ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से आटा नहीं गया पेट में, मैदा ही मैदा जा रहा था। खा के देखते भाई कैसा है। नॉर्मल जी खाना वाना हो गया है। टोटल बिल आया है 546 लीरा। मैंने कार्ड से ही पेमेंट करी है, तो देख लेता हूँ कितने कटे हैं। ये रहा भाई 1975। भाई 8 बज रहे और यहाँ पे तो रात होने का नाम ही नहीं ले रही, दिन हो रखा है पूरा। ये सिटी का नाम क्या वैसे? गोरे में है ना? गोरे में। गोरे में। कैपाडोकिया का कहीं पे बोर्ड ही नहीं है।
गोरे में है ना नाम? तो भाई गोरे में नाम है इस सिटी का, जो मैं आपको कह रहा था ना कि कैपेडोकिया का कहीं पे नाम ही नहीं आ रहा। यस, नमस्ते, दिस इज ऑल्सो नमस्ते लंदन। हमारी ट्रिप का नाम नमस्ते लंदन, इनके रेस्टोरेंट का नाम नमस्ते इंडिया। एक होटल देखा भाई हमने इसी रेस्टोरेंट के ना 100 मीटर ही है, मतलब पास में ही होगा, तो वहीं चलते हैं, चेक इन कर लेते हैं। और ये यहाँ का हस्की भाई देख रहे हो कैसा है, लिटरली भाई 15 कदम पे ही था, वो रहा सामने रेस्टोरेंट एंड ये रहा भाई होटल हे बी करके। काफ़ी अच्छी डील मिल गई है, इनके पास पार्किंग भी है मस्त, हालांकि ओपन पार्किंग है, बट मुझे लग रहा है पूरी सिटी में ही ओपन पार्किंग है। देखो सबने बाहर ही खड़ी कर रखी है। तो चलते हैं अंदर, पहले पासपोर्ट वगैरह दे के चेक इन करे, फिर आपको बताता हूँ रूम कैसा है और कितने का मिला है। ओहो यार मस्त लग रहा है, बड़ा है ना, बड़ी वार्म सी फीलिंग आ रही है। इन्हीं के पास टूर भी है भाई, ये पूरा बलून वलून के, तो यहीं से ये पूछ लेंगे कितने का है। ये है भाई रूम, जो शुरू होते ही खत्म हो गया। 2 सिंगल बेड है, बालकनी तो है ही नहीं, वो खिड़की सी है। एंड ये वॉशरूम है, वॉशरूम तो चलो ठीक ठाक सा है भाई। एंड ये हमें पड़ा है एक नाइट का 1100 लीरा का, यानी कि अराउंड 4000 रुपीज़ पर नाइट। हमने ये 4 नाइट्स के लिए बुक किया है, और एक लास्ट वाली जो नाइट है हम वो किसी केव होटल में करेंगे, ताकि एक अलग एक्सपीरियंस हमारे लिए भी हो और आपके लिए भी हो। बाकी खोलते हैं अपनी पिटारे सारे और निकालते हैं सामान इस वाले व्लॉग के लिए। बाकी भाई इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।